हाय गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस है, फटाफट हो जाएगा। आप रिवीजन वीडियो देख लेंगे तो आपको आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी होगी। बाकी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन रूल इन कस्टम टैरिफ, डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ द टैरिफ शेड्यूल, और एक्सप्लेन करना है हमको एकिन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट उसको एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना दिया और जिससे आपको मार्क्स इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्पस क्या है इंटरप्रिटेशन रूल लाने का, और क्या वो टैरिफ के पार्ट हैं, और एक्सप्लेन द एकिन रूल। तो सबसे पहले कि जो हमारा कस्टम टैरिफ है उसमें 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है और 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। और ये जो 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो हमारे टैरिफ के पार्ट हैं, और ये इसलिए कस्टम टैरिफ में इंक्लूड किया गया है जिससे कि the purpose of their inclusion in custom tariff is to standardize the manner in which the nomenclature in the schedule is to be interpreted so as to reduce classification disputes। तो बेसिकली बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा आइटम को अपने को कौन से हेडिंग के अंदर लाना है। तो उस कन्फ्यूजन्स को, उस डिस्प्यूट्स को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये हमको एक वे बता दें कि हमको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ये हमने पहला दो को लिख दिया। डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ द टैरिफ शेड्यूल, हाँ वो इंटीग्रल पार्ट है टैरिफ शेड्यूल का। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हमको एक्सप्लेन करना है एकिन रूल। तो एकिन रूल हमको पता है रूल 4 है इंटरप्रिटेशन का। इसमें क्या होता है कि जो गुड्स हम रूल 1, 2, 3 से हम क्लासीफाई नहीं कर पाए, उसका वो गुड्स का, वो आइटम्स का, वो आर्टिकल को हम किससे क्लासीफाई करेंगे, टू विच दे आर मोस्ट अकिन, मतलब टू विच दे आर मोस्ट सिमिलर। इन अदर वर्ड्स, अकिन रूल इज अ रेसिडुअल रूल विच इज टू बी अप्लाइड व्हेन क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द अर्लियर रूल। ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको, अगर हमारा 1, 2, 3 के हिसाब से हमारा नहीं हुआ तो हम 4 में आएंगे, अकिन रूल में आएंगे। और कहीं भी वो क्लासीफाई नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट इंपोर्ट। तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट में यही है कि अगर सबसे पहले आप जो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट या अपैरेटस कर रहे हैं एक नया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए या अपने एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए, तो अगर आप मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, अपैरेटस मंगा रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंट कस्टम ड्यूटी लगेगी, राइट। उसको सब का जो इनिशियल प्रोजेक्ट के केस में आपको क्या हो जाएगा, उसमें पहले ही जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी में आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, लोग ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे कि उनको ऐसा सामान, ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करें, राइट। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट लाया गया है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आप अपने इनिशियल सेटअप के लिए सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, मशीनरीज, अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो भी डिफरेंट रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगता है उसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक है, और फर्दर अगर कोई भी आइटम में इंडिविजुअल कोई आइटम है, सपोज आप मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स ला रहे हैं और उस स्पेयर पार्ट्स में आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है, बट क्योंकि आप साथ में ला रहे हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने को मिलेगा। तो हाँ, बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, मतलब आप एक कस्टम ड्यूटी में ही पे करेंगे, बट एक ही रेट में पे करेंगे, बट आप एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। फर्दर इंडिविजुअल एग्जेम्पशन विल अप्लाई इवन फॉर द आइटम ग्रुप अंडर द सेड हेडिंग। ठीक है, और ये इसका जो हमारा ये जो आइटम एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट है वो हमारे हेडिंग 9801 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में बताया गया है। इसमें सारे काइंड ऑफ मशीनरी जो कि प्राइम मूवर्स, इंस्ट्रूमेंट, अपैरेटस, अप्लायंसेस, कंट्रोल गियर और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, ये सब है, एज वेल एज रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स, ये सब हमारे उसमें मेंशन किया गया है। और ये किसके लिए ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट अवेलेबल है, तो अगर आप पावर प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, ऑयल मिनरल्स, अदर प्रोजेक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहे हैं उसके लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट में ये बेनिफिट अवेलेबल होगी। उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल है वो अप टू 10% ऑफ द वैल्यू होना चाहिए। और अगेन वही एलिजिबल को ऐसे पॉइंट वाइज लिख दिया है। क्लियर है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, क्या वो एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। In a project, several different items are required, each of which is importable. Thus, in simple materials and otherwise classifying each machinery. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक मशीनरी उसके पार्ट को डिफरेंट हेड में लाने से कम्बरसम हो जाएगा, बर्डनसम हो जाएगा, असेसमेंट में दिक्कत आएगी, क्लियरेंस दिक्कतें होंगी। तो ये सबको हटाने के लिए प्रोजेक्ट इंपोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा वो हमारे एज़ पर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हमको ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेन रूल 3 ऑफ द रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। तो हमको
छः इंटरप्रिटेशन रूल है, तो हमको रूल 3 बताना है। तो रूल 3 में हमको यही बताया कि अगर हमारे जो भी गुड्स है, जो भी आर्टिकल्स अगर हमारे 2 और मोर हेडिंग्स में आ रहे हैं तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा रूल है कि मोर स्पेसिफिक ओवर जनरल में आना है। तो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन किया, हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था रिवीजन क्लास में, दैट इज़ शेविंग ट्रिमर के लिए। तो एक हेडिंग में आपका था शेवर्स वगैरह था, और दूसरे हेडिंग में था आपका क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये है, वो है, ठीक है। तो इसमें हमारा स्पेसिफिक कौन सा है, हमारा शेविंग क्रीम्स और शेवर्स जो हमारे ट्रिमर्स आते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो मोस्ट स्पेसिफिक प्रीवेल होगा। सेकंड है एसेंशियल कैरेक्टर हमारा प्रीवेल होगा, एसेंशियल कैरेक्टर्स। और थर्ड है लेटर द बेटर। अगर आपका लेटर द बेटर में सपोज आपका अगर एक आर्टिकल आपका 4010 में मेंशन है और एक वही सेम आर्टिकल 5910 में, सपोज मोटर कार एक है किसी 4010 में एंड सेकंड मोटर कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन है आपका 5910 में, तो जो बाद में आ रहे हैं वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। और एसेंशियल कैरेक्टर्स के लिए हमने ये एग्जांपल पढ़ा था कि अगर एक पेंसिल है और उसके पीछे आपका इरेज़र है, तो अब इसको हम ऐसा नहीं मानेंगे कि ये कंपोजिट आइटम है, बट इसका एसेंशियल कैरेक्टर क्या है, भले ही थोड़ा सा रबड़ हो बट स्टिल हम उसको क्या मानेंगे, पेंसिल एज एन आर्टिकल मानेंगे। तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे पेंसिल वाले कॉलम में, पेंसिल वाले हेडिंग में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। बाय बाय।